नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद या रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, वाक्य कहलाती है। तो परिभाषा: ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। जिस समूह में वक्ता का आशय व्यक्त होता हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम ने धर्म की स्थापना की, तो यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह एक वाक्य है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इससे पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। जिन अवयवों को मिलकर वाक्य की रचना होती है, उस वाक्य के अंग को घटक कहते हैं। वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक हैं कर्ता एवं क्रिया। इनके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। उदाहरणतः सबसे संक्षिप्त वाक्य इस प्रकार का हो सकता है: सीता मिली, गीता गाएगी, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़ें आदि। सभी वाक्यों में कर्ता तथा क्रिया है, इनकी सहायता से वाक्य रचना संभव है। अतः कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक है। इनके अतिरिक्त वाक्य के अन्य भी घटक होते हैं, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक। ये घटक आवश्यकतानुसार आते हैं। इन्हें ऐच्छिक घटक कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे थे उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा इसका विस्तार आते हैं। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पद होते हैं: कर्म, कर्म के विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार। उदाहरण: चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। तो यहाँ पर उद्देश्य है चाणक्य ने, विधेय चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो आपके 3 होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इनमें जैसे कि आपके पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। ऊपर के जो सभी वाक्य हैं, मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे कि आपके जो आप शब्द होते हैं टेढ़े छपे होते हैं या छोटे लिखे होते हैं, तो इनको ये सरल वाक्य हैं। ध्यान रहे कि क्रियापदों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4 या 5 भी हो सकती है। एक क्रियापद का उदाहरण देती हूँ, वह साधु है, वह फुटबॉल खेला, बच्चा हंसा। एक क्रियापद का है। और 2 क्रियापद का उदाहरण है, वह विद्यालय जाता है, वह रोज रोता है, वह खाता है। और 3 क्रियापद का उदाहरण, वह खाता जाता है, वह जाता रहा होगा। 4 क्रियापद का उदाहरण, वह दूध पिए जा रहा है, वह भागे जा रहा है, वो डाकू दौड़ता जा रहा है। और 5 क्रियापदों का उदाहरण है, वह पढ़ता चला जा रहा था, मोहन भोजन करता चला जा रहा था, वह अवश्य डांटता चला जा रहा होगा। तो ये सभी वाक्य सरल हैं। कारण यह है कि इनमें एक ही मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य पद सहायक बनते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ये सहायक क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं: समापिका क्रिया, रंजक क्रिया, पक्षवृत्ति आदि बोधक क्रिया। अब 2 से अधिक जो है वाले सरल वाक्य कौन से हैं? सरल वाक्य की शर्त यह है कि उसमें एक मुख्य क्रिया है, परंतु क्रियापद 1 से अधिक हो सकते हैं। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, वह नाच नाच कर गाएगा। तो इन दोनों वाक्यों में 2 क्रियाएं हैं, जाता है, गाएगा। पूर्वकालिक क्रिया खाकर है और नाच नाच कर है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य
उसमें अंग होती है, उसका अलग अस्तित्व नहीं है। उससे वाक्य को पूर्णता नहीं मिलती, इसलिए वह मुख्य क्रिया नहीं है। कुछ वाक्यों में दो से भी अधिक क्रियाएं होती हैं। वह गाकर, हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। यहाँ हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर तीनों पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। जीत लेता है आपकी मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया एक होने के कारण यह आपका सरल वाक्य है। तो मुख्य क्रिया की पहचान यह है कि उससे वाक्य समाप्त होता है तथा अर्थ को पूर्णता मिलती है। उपयुक्त वाक्य में जब जीत लेना है क्रिया नहीं होगी, तब तक वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मुख्य क्रिया शेष क्रियाओं वाक्य के लिए अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक अंग है। इनके बिना भी वाक्य को पूरा अर्थ दे सकता है। तो हम दूसरा पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें और, या, तथा, अतः, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, सो आदि योजक चिन्ह, अन्यथा, या, एवं, नहीं तो, वरना योजक शब्द समुच्चयबोधक होते हैं। इन वाक्यों में कभी अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे क्या सोचा था क्या हो गया। माँ आई अतः बच्चे प्रसन्न हो गए। चुपचाप बैठो अंतर चले जाओ। मंजू आई परंतु बिना मिले चली गई। तो ये आपके संयुक्त वाक्य। तो हम परिभाषा देते हैं, जहाँ दो से या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अवयव शब्द से जुड़ जाते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। तो इन उदाहरणों से आपको पता चलता है कि किंतु, अन्यथा और अव्यय शब्दों से वाक्य जुड़े हुए हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो या दो से स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजकों की सहायता से भी जुड़े होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इनकी पहचान है कि और, इसलिए, परंतु, या, नहीं तो इत्यादि शब्द बीच में आएंगे। अब पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इनमें एक उपवाक्य एक प्रधान होता है तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य होते हैं परस्पर, जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, वैसे, जब तक, जो, जैसे, जिसने आदि योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब अध्यापक ने बताया कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे, तो मुख्य उपवाक्य अध्यापक ने बताया। योजक की आश्रित उपवाक्य कल हम पिकनिक पर जाएंगे। इसकी भी पहचान है कि इसमें क्या लाना चाहिए। की लगा होगा। यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, तैसे, वैसे, जो, जिसे, जिसने। एक उदाहरण ले लेते हैं। मीना ने बताया कि वह कल कलकत्ता जाएगी। तो जिन वाक्यों की रचना में एक से एक अधिक उपवाक्यों से हुई हो, जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ऊपर लिखित उदाहरणों में जो आपके टेढ़े छपे हुए शब्द हैं वो दूसरे उसमें प्रधान हैं, अतः ये सभी मिश्र वाक्यों के उदाहरण हैं। प्रायः मिश्र वाक्यों में कि, जो, जिसे, उसे, ऐसा, जो, ये, वही, जिसे आदि आते हैं। ये व्याधिकरण योजक चिन्ह कहलाते हैं। तो वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार करेंगे। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसा कि सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बनाना। तो राम का सब कुछ खो गया। राम के पास जो कुछ था वो सब खो गया। मिश्र वाक्य आपका दिया जाए तो आपको सरल और संयुक्त बनाना है। मुसीबत में आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए।
मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। सरल वाक्य, माँ के आने जाने से बच्चे खुश हो गए। संयुक्त वाक्य, माँ आई तो बच्चे प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से ये आपके रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इसमें अभी थोड़े से आश्रित उपवाक्य और रह गए। तो मिश्र वाक्यों में आपके आश्रित उपवाक्य भी होते हैं। तो पहला लेते हैं संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह उपवाक्य में वाक्यों की संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से प्रायः की योजक द्वारा जुड़ा रहता है। गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है। मैं जानता हूँ कि वह गरीब है। विशेषण उपवाक्य, ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषयों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देना। विशेषण उपवाक्यों के संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग अवश्य होता है। संबंध वाचक सर्वनाम जो अथवा जो निमित्त उसके अन्य रूप है, जो, जिसके, जिसने, जिन्होंने, जैसे, जो, सो, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जिसे, जिसको, की शब्द का प्रयोग आता है। मेरे पास जो घड़ी है वह सोने की है। तो इस तरह से जो वाक्य प्रधान है उसमें क्रिया की विशेषता बताता है। यह उपवाक्य क्रिया विशेषण प्रबंध के साथ प्रयुक्त होता है। इन उपवाक्यों से क्रिया में घटित होने वाली रीति, समय, दिशा व स्थान के कारण परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। पहचान, ज्यों ही त्यों ही, जहाँ वहाँ, जैसे तैसे। जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। जहाँ ये बस्ती है वहाँ बहुत बड़ा मैदान था। मैं घर नहीं जा सकूँगा क्योंकि परीक्षा होने वाली है। तो इस तरह से आपको ये तैयार करना है। बस, धन्यवाद।